गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे 6 अगस्त का द हिंदू। तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? फ्लैश फ्लड को लेकर है। मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है फ्लैश फ्लड पर कि फ्लैश फ्लड होती क्या है और इससे क्या नुकसान है, कैसे मैनेज करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का में आया हुआ है ये। तो अभी फ्लैश फ्लड कहाँ आया हुआ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। वहां पर धराली करके गांव है। फ्लैश फ्लड आई हुई है। ये होता क्या है फ्लैश फ्लड? फ्लैश का मतलब होता है तुरंत, त्वरित या अचानक। तो ये विशेष रूप से क्या है? बाढ़ है। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। तो ऐसी बाढ़ जो अचानक आ जाती है। यहाँ अचानक से तात्पर्य क्या है? जिसके जल स्तर, बाढ़ का मतलब क्या होता है? जल स्तर में वृद्धि 1 ही 2 घंटे में होती है। 1-2 घंटे में 2-3 मीटर तक बढ़ जाता है। तो इसी बाढ़ को बोलते हैं फ्लैश फ्लड। तो ये बाढ़ जो होती है, अगर हम लोकेशन वाइज देखते हैं तो एक तो शहरी क्षेत्रों में आती है ऐसी बाढ़, और दूसरा आप देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है, तो जब वर्षा होती है, तीव्र वर्षा को क्या बोलते हैं? मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा लगातार जो वर्षा होती है, 3-4 घंटे तक या 2-3 दिन तक वर्षा होती है, तो होता है क्या? शहरों में जल नहीं निकल पाता है। जल निकासी न होने के कारण शहर जलमग्न हो जाता है। विशेष रूप से जैसे कि आपका मुंबई है, ठीक है, बेंगलुरु है, तो इन शहरों में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। फ्लैश फ्लड इवन आपके नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं, असम में। अभी जो एग्जाम्पल हमारे पास ताज़ा है वो पहाड़ी क्षेत्र का है, जो कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड की घटना है। इससे पहले भी उत्तराखंड में एक बार घटना घटी थी, 2013 की संभवतः घटना है, जो केदारनाथ वाली घटना हुई थी। तो उत्तराखंड की घटना यहाँ पर ऐसी क्यों हुआ, क्यों आई? मतलब इसके कारण क्या थे? फ्लड के आने के कारण क्या थे? रीजंस क्या हैं? तो पहला रीजन तो ये है, मूसलाधार वर्षा। लगातार कई दिनों से वर्षा चल रही थी। जब मूसलाधार वर्षा होती है तो क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा की जो पकड़ होती है, कमजोर हो जाती है। और मृदा को पकड़े कौन? कौन पकड़ के रखता है? जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं। अब ये जब कमजोर होता है, प्लस क्षेत्र जहाँ पर ढाल तीव्र होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है। क्या होता है? लैंडस्लाइड, भूस्खलन।
और जब भूस्खलन होता है और मार्ग में कुछ जैसे कि आपकी झील पड़ गई या कोई नदी है, तो बड़ी मात्रा में वृहद स्तर पर जल राशि प्लस मलबा नीचे की ओर आप नीचे की ओर का मतलब होता है वहां पर पर्वतीय क्षेत्र में घाटी की ओर आता है और इसी से फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वहां पर जो उत्तराखंड में घटना हुई, तो ये मूल कारण है इसके वहां पर आने के। प्लस एक और जो कारण आप लिख सकते हैं इसमें, वहां पर जो जैव विविधता है या पारतंत्रता है वहां पर, तो ये रीजन्स हो जैव विविधता या पारतंत्र में जो बदलाव हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये रीजन हो सकते हैं वहां पे जो घटना हुई है। एक चीज हमें और यहाँ जाननी चाहिए, जैसे फ्लैश फ्लड के जो कारण हैं, वो तो हो गई वहां की इवेंट। इसके अलावा फ्लैश फ्लड के कारण जो होते हैं, जैसे एक तो होता है बादल फटना, जिसको बोलते हैं क्लाउड बस्टिंग। इसमें क्या होती है, अचानक वर्षा होती है, अचानक प्लस तीव्र। एक और फैक्टर इसमें क्या होता है, सीमित क्षेत्र में होती है। प्लस क्लाउड बस्टिंग की जो घटना होती है पर्वतीय क्षेत्रों में होती है विशेष रूप से। दूसरा, अब इसकी वजह से क्या होगा, जल स्तर बढ़ जाएगा, तो फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरा, लगातार मूसलाधार वर्षा, किसी क्षेत्र में होती है, तो शहरी वर्षा की अगर बात करोगे, शहरों में जो फ्लैश फ्लड आता है, तो जल निकास प्रणाली का अभाव, ये हो गया शहर में जो होती है। इसके अलावा जो लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन, भूस्खलन से क्या होता है, रास्ते में कोई झील होती है, इसे भूस्खलन या हिमस्खलन। तो जब लैंडस्लाइड आके किसी डैम में जो मलबा है जब जमा हो जाता है, तो वहां पर डैम टूटेगा और नीचे वाले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी, जैसे कि सिक्किम में हुआ है। भूस्खलन, हिमस्खलन, और ये सब रीजन किस चीज के कारण है, ये सब है जलवायु परिवर्तन के। एक समग्र रूप से लिख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हो गया मेन पर्सपेक्टिव से। अगर इसमें देखते हैं नुकसान क्या होता है, जनधन की नुकसान होता है बहुत पैमाने, बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट नेक्स्ट है यूएस अमेरिका का व्यापार घाटा। ये ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसी संदर्भ में आया हुआ है इसमें। तो देखते हैं क्या है इसमें। पहले हमें व्यापार घाटा पता हो। व्यापार घाटा बराबर होता है निर्यात माइनस
आयात, किसी भी देश का व्यापार घाटा निकालना है, तो निर्यात में चाहे वस्तुएं और सेवाएं, तो ये अमेरिका का जो व्यापार घाटा का जो इशू आया है, इसने क्या किया है, यूएसए ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया है। मुद्दा वही है, कितना बढ़ाया है, 50% प्लस पेनल्टी। आपको डेटा नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है टैरिफ बढ़ा दिया है उसने। ठीक है, टैरिफ बढ़ा दिया है, और रीजन क्यों बढ़ाया है ये आप लोग जान चुके होंगे अब तक। भारत पर टैरिफ क्यों बढ़ाया है, उसका एक रीजन है रूस के साथ भारत के संबंध, मतलब भारत के संबंधों से वो नाखुश है। कौन सा संबंध है, हम दो चीजें वहां से करते हैं, एक तो कच्चे तेल का आयात, दूसरा सैन्य सामान का आयात करते हैं। और उसका कहना है कि ये जो पैसा इससे मिलता है कच्चे तेल से, वो यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यय कर रहा है रूस। मेन इशू ये है। दूसरा रीजन जो बताया है, अमेरिका का भारत के साथ बढ़ के साथ व्यापार घाटा। ट्रंप जी रोज कहते हैं कि भारत के साथ व्यापार करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, और यहाँ तक कि बोला है कि भारत की जो इकोनॉमी वो डेड है, प्लस भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। ये सब चीजें स्टेटमेंट है अमेरिकी प्रेसिडेंट का। एक तो ये, प्लस इन्होंने कहा भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है अमेरिकी वस्तुओं पर। इस वजह से उन्होंने भारत पर लगाया है। हम यहाँ चर्चा करेंगे व्यापार घाटे वाली स्थिति को लेकर के। यहाँ एक रीजन हमारे पास काउंटर क्या है कि अमेरिका का अन्य देशों के साथ और भी ज्यादा व्यापार घाटा है। फिर भी टैरिफ हमसे कम वहां पर लगा रखा है, टैरिफ कम है वहां पर, कम लगाया है। जैसे आप वियतनाम में देख लीजिए, साउथ कोरिया है, जापान है, इन सब के साथ घाटे की स्थिति में है अमेरिका, लेकिन वहां टैरिफ नहीं लगाया है। तो एक मेजर कंसर्न के रूप में ये लिखा गया है। और ये रूस के साथ जो संबंध है, हमारे पास तर्क, एक तो ये हमारा तर्क हो गया भारत का, दूसरा तर्क ये रूस के साथ जो संबंध है, इसको लेकर हमारे पास क्या तर्क है। तो भारत का एक पक्ष क्या है इसमें, एक तो रूस के साथ ईयू के संबंध। कैसे, ये ईयू जो है वो खरीदता है सबसे ज्यादा एलएनजी वहां से, रूस से। लिक्विफाइड नेचुरल गैस सबसे ज्यादा खरीदता है रूस, ईयू। उसके बावजूद भारत पर आरोप लगा रहे हैं, पहले ईयू को तो देख लो।
इसके अतिरिक्त बहुत सी वस्तुएं हैं जो ईयू खरीदता है, यूरोपियन यूनियन खरीदता है रूस से। तो ये एक हो गया जो पर्सपेक्टिव था। नेक्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के आया हुआ है। जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में धन शोधन, इंग्लिश में बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये क्या है? अवैध धन को वैध बनाने का तरीका। धन शोधन है। लॉन्ड्रिंग जैसे कि हम लोग कपड़े लॉन्ड्री में भेजते हैं, तो जैसे कपड़े की धुलाई होती है वैसे पैसे की धुलाई होती है। तो पैसा धुल के क्या हो जाता है? व्हाइट मनी, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी बनाया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है धन शोधन। अवैध धन कौन सा होता है? अवैध धन का मतलब ऐसे स्रोतों से आय जो अवैध है। जैसे भ्रष्टाचार से, जैसे स्मगलिंग, जैसे ट्रैफिकिंग, आर्गन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो इन अवैध स्रोतों से जो आता है, जैसे ब्लैक मनी, तो जब इन स्रोतों से आय आपको मिलती है तो क्या होता है कि आप खर्च नहीं कर सकते, सरकार की नज़र में आ जाएंगे, बड़ा पैसा होता है। तो उसी को वैध बनाना होता है। वैध कैसे बनाते हैं उसकी प्रक्रिया है। तो धन शोधन के जो चरण, इसका पहला चरण है प्लेसमेंट। क्या होता है इसमें? जो अवैध धन होता है को फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जाता है। जैसे वित्तीय तंत्र से तात्पर्य है बैंक। पहले तो बैंक में डाला जाएगा, डिपॉजिट किया जाएगा। फिर इसके बाद होती है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं कि अगर बड़ी अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, अरबों करोड़ों में है, तो बड़ा अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक करते हैं। अलग अलग अकाउंट में छोटा छोटा, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट में ब्रेक करना। स्मर्फिंग बोलते हैं इसको। तो कई अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है सेल कंपनीज वगैरह के माध्यम से। सेल फर्जी जो कंपनी होती है। तीसरा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। ये जो वित्तीय तंत्र होता है उसमें वैध मनी के रूप में शामिल हो जाता है। वैध मनी के रूप में शामिल।
इंटीग्रेशन के चरण में। अब आप इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक तो सेल कंपनी के माध्यम से जो फर्जी कंपनी होती हैं, या फिर रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, हवाला करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। यहाँ पर हमें जैसे भारत में जो कानून है इसके लिए, क्या नाम है, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसको रोकने का काम करता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसको लागू कौन करता है, ईडी। ईडी के द्वारा लागू होता है, किया जाता है। ईडी क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो ये PMLA वाला एक्ट है, ये इसमें अभी जो सदन में जानकारी दी गई, इस एक्ट में बहुत कठोर प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान है, जैसे संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। दूसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब तुम निर्दोष हो, इसको सिद्ध करने की जिम्मेदारी होती है अक्यूज्ड पर। जो अपराधी होता है वो सिद्ध करेगा कि वो निर्दोष है। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, ईडी के मार्फत से ये किया जाता है भारत में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक का वर्गीकरण। किसका, देशों का। आय के आधार पर। ये 2 या 3 दिन पहले आया था द हिंदू में, छूट गया था, उसको मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है, सो आप लोग इसको देखेंगे। तो विश्व बैंक के द्वारा देशों का वर्गीकरण किया गया है आय के आधार पर। ठीक है, विश्व बैंक ने शुरू किया था लगभग 1980 के दशक में शुरू किया था। दशक में शुरू किया देशों का आय के आधार पर वर्गीकरण। इसको स्टोरी याद कर लेंगे, ऐसे ही आपको यूपीएससी में एटलीस्ट बहुत ही यूजफुल रहेगा। कारण क्यों शुरू किया था, क्योंकि विश्व बैंक देता है लोन, रियायती लोन देने के लिए, कि जो गरीब देश हैं उनकी पहचान कैसे की जाएगी, तो रियायती ऋण देने के लिए ये वर्गीकरण शुरू किया गया था। बाद में, अब ये प्रासंगिक नहीं, अब ये कारण नहीं है। क्लासिफिकेशन अभी भी होता है, लेकिन कारण ये नहीं रहा। तो बेसिस क्या है, आय के आधार पर वर्गीकरण। तो अब होता क्या है इसमें, इसमें देशों का आय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। किसके द्वारा,
विश्व बैंक के द्वारा। ये 4 वर्ग कौन से हैं? सबसे पहले आता है लो इनकम कंट्रीज, निम्न आय वाले देश, फिर आता है मिडिल इनकम कंट्रीज और फिर आता है हाई इनकम कंट्रीज। जो मिडिल इनकम कंट्रीज है इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ है, लोअर मिडिल और अपर मिडिल। लो इनकम कंट्रीज कौन सी हैं? जो लो इनकम कंट्रीज वो है जिनका जो प्रति व्यक्ति आय है $1135 से कम, और जो लोअर मिडिल इनकम में है उनका आय है 1136 से 4495। ये डॉलर में है। कम प्रति व्यक्ति आय लिख रहा हूं मैं ये। अपर मिडिल का है $4496 से $13,935। हाई इनकम कंट्रीज जो है $13,935 से ज्यादा वाले। तो ये 4 आधार पर बांटा गया था इन्होंने। और आय बेसिस क्या था? आय। आपको याद रखना आय कौन सी है? GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर। और इसमें भी ये प्रति व्यक्ति निकालना है। क्लासिफिकेशन जो हमने लिखा है वो प्रति व्यक्ति आय लिखा है, कितनी है? वार्षिक आय। तो GNI जब निकालेंगे तो GNI को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकालेंगे। ठीक। अब ये इसका जो निर्धारण करता है, निर्धारण प्रतिवर्ष होता है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति हर साल बढ़ती है। आय में एडजस्ट किया जाता है। तो ये जो इनकम ग्रुप बनता है हर साल वर्ल्ड बैंक इसके लिए जारी करता है। नेक्स्ट क्या है? क्या देश के वर्ग में परिवर्तन होता है? वर्ग का मतलब कौन से क्लास में है? निम्न वर्ग से हाई वर्ग, हाई क्लास में, लो से हाई या लो से मिडिल, तो होता है। कैसे? कई कारण है, जैसे कि जब उस देश की आय में परिवर्तन हुआ, दूसरा जनसंख्या में परिवर्तन, तीसरा विनिमय दर में परिवर्तन। विनिमय दर में परिवर्तन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? होता क्या है, प्रत्येक देश
WB को, वर्ल्ड बैंक को डेटा देता है अपनी मुद्रा में। और वर्ल्ड बैंक उसे डॉलर में कन्वर्ट करता है। तो अगर एक्सचेंज रेट बदलेगी तो उसका आय वर्ग भी बदल सकता है। तो ये विश्व बैंक का है। और इसके अलावा जब युद्ध होता है तो उसकी स्थिति बदल जाती है, क्योंकि खर्चे अलग किस्म के हो जाते हैं। तो ये होता है वन ऑफ द मेन रीजन। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं 7 अगस्त का। ठीक है। इसमें न्यूज़ क्या है? एक न्यूज़ है फ्रंट पर E20 को लेकर के। ये क्या होता है? E फॉर एथेनॉल। 20 का मतलब 20%। मतलब ये हम जो पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल में 20% एथेनॉल, एथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। एथेनॉल 20 का मतलब पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिला हो। E20 है तो 20% इथेनॉल होगा। E5 अगर लिखा है तो 5% होगा। जो ये लिखा है परसेंटेज को देता है कि कितना परसेंटेज उसमें एथेनॉल मिला हुआ है। अब पेट्रोल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? पेट्रोल यूज क्या होता है? हम लोग यूज करते हैं बाइक में, कार में। तो इसी को लेकर गडकरी का बयान था। ठीक है। इस समय क्या है, अगर हम देखते हैं जो हमारी फ्यूल की जरूरत है, भारत को जो ईंधन की जरूरतें हैं, हम लगभग 80-85% क्या करते हैं? फ्यूल 80 से 85% ऊर्जा का आयात करते हैं। तो हम आत्मनिर्भर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ पहली बात। दूसरा क्या नुकसान होता है इसका? विदेशी मुद्रा का पलायन होता है इसी वजह से भारत से, क्योंकि हमें पेट्रोलियम खरीदना पड़ता है। प्लस भारत का व्यापार घाटा इसी वजह से ज्यादा है। अगर हम फ्यूल की जरूरतें हमारी जो आयात करते हैं वो कम कर लें, तो कैसे कम करेंगे? अगर हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाते हैं तो हमारा इधर क्या होगा? फायदा क्या होगा? इसका लाभ क्या होगा E20 का? हमारा आयात कम हो जाएगा कच्चे तेल का। आयात जब कम हो जाएगा तो हमारा व्यापार घाटा भी कम होगा। ये लाभ होगा। यहाँ पर बनाते कैसे हैं, अगर हमें ये पता हो जाए तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण का क्या है? निर्माण करते हैं किससे? गन्ना से और मक्का है, मुख्य रूप से
शुगर केन और मक्का प्लस राइस, चावल, इनके द्वारा क्या बनाते हैं? एथेनॉल बनाया जाता है, या इथाइल अल्कोहल एक ही नाम है। एथेनॉल क्या है? आईयूपीएसी नेम है, ये सामान्य नेम है इथाइल अल्कोहल। जो दारू पीते हैं उसको भी इथाइल अल्कोहल ही बोलते हैं फिलहाल, बस रेशियो का अंतर होता है। तो इससे बनाया जाता है। तो गन्ना जहाँ जैसे जो आपकी गन्ना मिल होती है, वहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं जो गन्ना मिल में। तो ये हमारा यूज हो गया E20 का। तो इस प्रकार से ये क्या है? E20 हमारा बायोफ्यूल हो गया। क्यों? क्योंकि बायो रिसोर्सेज से हम बना रहे हैं, जैव रिसोर्सेज से। तो इसका ये प्रभाव होगा भारत पर। नेक्स्ट क्या है? कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए M23 क्या है? मिसाइल है? नहीं। फिर क्या है? यह एक समूह, लड़ाका समूह है। लड़ाकू समूह लिख देते हैं, लड़ाका से अच्छा है, लड़ाकू समूह है। कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। के पूर्वी क्षेत्रों में ये लड़ रहा है। कब्जा करना चाह रहा है, इवन कर चुका है। समझौता हुआ है और इसको समर्थन किसका है? M23 को रवांडा का समर्थन प्राप्त है। रवांडा एक देश है जिसकी राजधानी किगाली है। तो ये मिलिटेंट ग्रुप है M23। अभी अमेरिका में समझौता भी हुआ है, लेकिन फिर भी लगातार हिंसा जारी है। यहाँ पर है कहाँ पर ये अफ्रीका का देश है, आप लोग जान ही रहे होंगे। अफ्रीका का मैप अगर हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा करके बनता है। तो ये यहाँ का पोर्शन है लगभग, आप देखेंगे मैप में। नेक्स्ट है MPC। MPC क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कहाँ से जुड़ी हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब चूंकि ये कमेटी है तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? RBI गवर्नर होता है। 6 सदस्यीय होती है। इसमें 3 सरकारी होते हैं और 3 लोग RBI से होते हैं। काम क्या है इसका? मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। मौद्रिक नीति का निर्धारण प्लस ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब ये RBI एक्ट में प्रावधान है इसका। जब ये मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है तो इसकी बैठक भी होती है। कभी कभी आपसे यही पूछ लिया जाता है। बैठक होती है हर 2 माह पर।
क्या करती है? यह मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। इसका नाम ही मौद्रिक नीति कमेटी, तो मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 2 माह पर होती है, तो साल में 6 बैठक करता है। अभी बैठक हुई है इसकी, ठीक है? तो अभी जो इसका क्या निर्णय आया है, तो कोई चेंज नहीं किया है किसी भी चीज़ में। इनका जो रेपो रेट है, आरबीआई गवर्नर आप लोग जान रहे होंगे, इसमें मल्होत्रा जी हैं, संजय मल्होत्रा। तो जो रेपो रेट है इसमें, वो 5.5% मेंटेन्ड है। रेपो रेट क्या होती है? ब्याज दर है। पहली बात तो ये सारी क्या है? ब्याज दर है, जिस पर आरबीआई लोन देता है बैंक को। इसके अलावा आपका जो एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। वो 5.25 पर मेंटेन्ड है। ये भी ब्याज दर है। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी प्लस बैंक दर, दोनों ही 5.75% पर है। ये तो हो गया इसके बारे में। प्लस इसका अगर हम टारगेट देखते हैं एमपीसी का, ये आपको याद रखने हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मुद्रास्फीति को 4 ± 2 के बैंड में रखना, ये उसका उद्देश्य है। 4 ± 2, इसका मतलब क्या हुआ? 4 में से 2 घटाइए तो 2, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। मुद्रास्फीति 2 से 6% की सीमा में रहे। इसका ये है। और दूसरा, देश की जो ग्रोथ रेट है उसको जो है बनाए रखना। आर्थिक विकास दर को बनाए रखना है या उसको बल देना। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है, आपसे ये इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, करके कभी-कभी पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मतलब ये है कि आरबीआई देश में जो मुद्रास्फीति है उसको 4 ± 2 के बैंड में बनाए रखे या 2 से 6% की सीमा में बनाए रखे। ठीक। नेक्स्ट क्या है? माइक्रो प्लास्टिक को लेकर आया हुआ है। ये क्या है? पहले तो माइक्रो प्लास्टिक के समझते हैं क्या होता है। माइक्रो प्लास्टिक जो होता है, छोटे-छोटे जो टुकड़े होते हैं, प्लास्टिक के छोटे-छोटे जो टुकड़ों को कहते हैं। इनका अगर साइज हम देखें तो कितना होता है? साइज है 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच में, या बेशक लिखिए 5 mm से छोटे जो होते हैं। तो ये जो टुकड़े होते हैं आते कहाँ से हैं? इनका जो सोर्स है, सोर्स क्या है? जो
विशेष रूप से जो क्या बोलते हैं जो अ, एक तो प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं वही, उससे जाता है। दूसरा जो प्रसाधन सामग्री होती है, प्रसाधन में महिला सास का जो साज महिलाओं का जो साजो-सामान होता है, उसमें जो बीड्स पाए जाते हैं, प्लास्टिक बीड्स पाए जाते हैं, उससे। और भी सोर्सेस हैं। इसके आधार पर इनका जो क्लासिफिकेशन है, ये आपके लिए ज़रूरी है, आपको पता हो। तो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक वो होता है, जो स्रोत से ही छोटी-छोटी होती है। जैसे महिलाओं के मामले में जो बीड्स पाए जाते हैं, प्लास्टिक बीड्स। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक कौन-सी होती है? जो बड़ी प्लास्टिक के टूटने से बनती है। छोटे-छोटे टुकड़ों में। तो इनकी वजह से होता है क्या? प्रदूषण। विशेष रूप से जो तटवर्ती क्षेत्र है भारत का। और तटवर्ती क्षेत्रों में होता है तो समुद्री पारितंत्र क्या होता है? प्रभावित होगा। और समुद्री पारितंत्र प्रभावित होता है तो ये मछलियाँ खाती हैं। मछलियों से मानव में पहुँचता है और हम लोगों में ट्यूमर की समस्याएँ जन्म लेती हैं। तो ये हो गया माइक्रोप्लास्टिक की वजह से। नेक्स्ट एक बुक है द मैन हू फेड इंडिया। लेखक हैं प्रियंवदा जयकुमार। और ये है बायोग्राफी। किसकी बायोग्राफी है ये ज़रूरी है आपके लिए? एम.एस. स्वामीनाथन। फेड मतलब जिसने भारत को खिलाया, क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है? ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, इसलिए ये पुस्तक इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसको भी रिलीज़ किया गया है। और इनके बारे में क्या है? किसान आयोग का गठन इनकी अध्यक्षता में किया गया था। और इस किसान आयोग में जब गठन हुआ था, इसी में इन्होंने कहा था कि किसानों की आय किसानों को जो है 2 गुना दिया जाए एमएसपी। तो ये हो गया एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। और लास्ट है, एक हसदेव प्रोजेक्ट चल रहा है।
हो सकता है आपसे पूछ लीजिए कहाँ पर चल रहा है? तो छत्तीसगढ़ में ये जंगली क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है और इसमें खनिज के निष्कर्षण की अनुमति दी गई है। तो इससे क्या होता है? प्रदूषण तो होगा ही होगा, प्लस जैव विविधता की हानि होगी। इसलिए इसका विरोध चल रहा है। न्यूज़ में क्यों है? वृंदा करात ने लिखा हुआ है, लेटर लिखा है इसको रोकने के लिए कि मिनरल से ज़्यादा इससे नुकसान होने वाला है। ठीक है? तो इसी के साथ ये खत्म करते हैं। थैंक यू।